Okay, so let's begin our journey from where we left last time. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फायान और वेनसांग की भारत यात्राएं। तो आप इनकी बुक्स भी मंगा करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको बहुत थोड़े में जानकारी चाहिए तो ये आपको यहाँ पर पहले ही दी जा चुकी है। आपको बताया जा चुका है फायान और वेनसांग दो अलग अलग टाइम पे आए थे। दोनों के आने के बीच में लगभग 150-200 साल का अंतर था। तो ऐसे में फायान वो एक चाइनीज यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, मतलब उसके टाइम पे आया था। दरबार में क्या आया था और किस लिए आया था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आया था। और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था गुप्त रूल से। ठीक है, वो कहता था, उसने लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि गुप्तास वो क्वाइट लिबरल, लोगों में बहुत इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, टैक्स बहुत ही कम हुआ करता था। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, लोग कहीं भी आ जा सकते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट को कैश में पेमेंट मिला करता था, लोग ब्राइबरी घूसखोरी वगैरह नहीं किया करते थे, और सबसे खास बात कि मोनेस्ट्री संघ टेम्पल्स को बहुत दान दिया जाता था, इन्हें गवर्नमेंट टैक्स नहीं देना पड़ता था, हाईवे पूरी तरह से सुरक्षित थे, कोई कहीं भी रात गुजार ले, किसी के साथ किसी भी किस्म का धोखाधड़ी इस तरह की चीजें नहीं होती थी, चोरी बेईमानी बिल्कुल नहीं होती थी, हत्या वगैरह नहीं होती थी। ये किसके टाइम में है? जब फायान आता है। वेनसांग जब आता है तो उसने कहा था नहीं अब थोड़ा थोड़ा काम खराब होने लगा है, और उसके बाद जब इब्न बतूता वगैरह आते हैं तब तक तो आते आते देश का सत्यानाश हुआ पड़ा था, चोरी डकैती सारी चीजें बढ़ गई थी। तो धीरे धीरे समाज खराब हुआ है। गुप्त काल में बहुत बढ़िया था, ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हुआ करते थे, मीट वगैरह नहीं खाया करते थे, चांडाल ही केवल ऐसे होते थे जो कि हंटिंग फिशिंग और मीट ईटर्स हुआ करते थे, शराब वराब पीते थे, बाहर रहते थे गांव के। ठीक है, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, कल बताए थे आपकी जो मतलब चांडाल लोगों के साथ आज भी यही होता है, बस आज उनको दूसरा नाम से बुलाया जाता है। हाँ, वेनसांग ये दूसरा यात्री था। वेनसांग के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसने क्या क्या किया था। ये एम्परर हर्ष के टाइम पे आया था। हर्ष जो है वो 606 एडी में शासक बनता है और 647 तक लगभग रहता है, तो इसके बीच में ये था। इसने अपनी एक किताब लिखी है सीयू की, जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, और ये भी हिंदुस्तान में इसी वजह से आया था, मतलब बुद्धिज्म का नॉलेज इकट्ठा करना, रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके हिंदुस्तान से बाहर ले जाना। उसने सिटी लाइफ इंडिया को काफी करीब से डिस्कस किया है, बताता है कि कई प्रकार के यहाँ घर बनाए जाते हैं, वुड ब्रिक्स और डंग का इस्तेमाल होता है। सिटी स्ट्रीट्स अक्सर करके सर्कुलर होते थे और डर्टी भी होते थे। इंडियंस जो है वो कॉटन का इस्तेमाल करते थे, सिल्क का इस्तेमाल करते थे, वूल का इस्तेमाल करते थे अपने गारमेंट्स के लिए। इंडियंस को उसने बताया कि दे आर लवर ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर और फाइन आर्ट्स। हर्ष जो है बहुत दानी भी था, ऐसा बताया वेनसांग ने। कहता है कि वो अपने थर्ड फोर्थ मतलब 3/4 ऑफ हिज टोटल इनकम वो रिलीजियस पर्पज में खर्च कर दिया करता था। और किंगडम काफी वेल गवर्न था, लॉ ब्रेकिंग के केसेस बहुत कम हुआ करते थे, और अगर कोई करता भी था तो उसको काफी टार्चर किया जाता था जो है सत्य को बुलवाने के लिए। डेथ सेंटेंसेस भी दिए जाते थे ट्रेटर्स को, खास करके जो देशद्रोह करता था। बाकी नॉर्मल केसेस में फाइन वगैरह लगता था। लोग ज्यादातर हैप्पी थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद इंडियन फ्रूट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में भी वो बहुत बताता है। कहता है कि हिंदुस्तान में बेस्ट कॉटन हुआ करता था। उसने यहाँ की क्वालिटी, खास करके पर्ल्स और आइवरी की बड़ी तारीफ करी है। वो ये भी बताता है कि इंडिया हमेशा फॉरेन कंट्रीज के तुलना में व्यापार के मामले में आगे रहा है। आपको बता दें कि जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, गुप्त एज तक आते आते या उसके आसपास में, हिंदुस्तान का जो ट्रेड का था हिसाब किताब आपको बताएं कि पूरे विश्व में जो उस दौर में ट्रेड हुआ करता था उसका 33% ट्रेड इंडिया से होता था। समझे? मतलब 1/3 जीडीपी पे हमारा कब्जा था पूरे विश्व का।
इतना चाइना भी आगे नहीं था, इतना जो है रोम भी आगे नहीं था, और इतना और कोई भी आगे नहीं था। सब बड़े बड़े एम्पायर थे। चाइना भी काफी बड़ा एम्पायर था, उसका परसेंटेज 28% था, हमारा 33 था। रोम का कुछ 20-22% था, और बाकी यूरोप, पूरा यूरोप मिल जाए तो 10-12% भी ठीक से नहीं होता था। तो आप सोचो कि कितना बड़ा चंक हमारे पास था व्यापार का। सबसे धनी देश हुआ करते थे हम। सो फायान केम टू इंडिया इन 5th सेंचुरी सी, और उसने भी अनटचेबल्स के बारे में बताया कि अनटचेबल्स जहां भी चलते थे वो क्लैपर्स बजाते हुए चलते थे, लकड़ी का होता था, और रात में तो बिल्कुल नहीं निकलते थे ताकि लोग उन्हें ना छुए। कुल मिलाकर के इन लोगों ने अनटचेबल्स की कंडीशन खराब बताई है। वेन सांग, उसने भी बताया कि एग्जीक्यूशनर्स और स्कैवेंजर्स जो हुआ करते थे वो शहर के बाहर बाहर ही रहते थे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ सोशल पोजीशन की। ठीक है, तो इसमें जानने लायक बात यह है कि द सोशल पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस वर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सोशल पोजीशन लोगों की इकोनॉमिक हालत पर डिपेंड करता था, जरूरी नहीं है जाति पे ही डिपेंड करे, समझे। जैसे जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग जो है वो जाति उनकी कोई भी हो, भले हो सकता है नीची जाति के ही हो, लेकिन उन्होंने अगर पैसे बना लिए, बहुत सारा इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो गई, तो वो रिस्पेक्ट हासिल कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, तो वो उस सर दौर में भी था। हम्म जैसे कोई किसी पोजीशन पे भी चले जाते हैं तो भी। हम्म तो इकोनॉमिक एक्सेस और सोशल पोजीशन का एक सीधा कनेक्शन है। जिसका इकोनॉमिक एक्सेस होगा उसका सोशल पोजीशन भी ऊपर होगा, ठीक है। और जिसका सोशल पोजीशन ऊपर होगा उसकी इकोनॉमिक एक्सेस भी ऊपर होगी। इस कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि दोनों पैरेलली चलते हैं। अब बात आती है सर कि अगर इकोनॉमिक पोजीशन से सोशल पोजीशन जो है डिफाइन होती है, तो इकोनॉमिक पोजीशन कैसे डिफाइन होती है? हाँ बताएं। सर जब हमारे यहाँ 33% सर जब जीडीपी हुआ करता था सर ट्रेड, तो इकोनॉमिक कंडीशन तो सर सबकी अच्छी ही होती होगी। कहते रहे बहुत अच्छी होती थी, तब की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया थी। तो अब ये मुद्दा नेक्स्ट हमारा आता है कि सोशल पोजीशन, जैसे जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे उसका समाज में इज्जत भी ज्यादा होगा। अब बात आती है पैसे फिर ज्यादा किसके होंगे, इकोनॉमिक पोजीशन किसकी आगे होगी। इकोनॉमिक पोजीशन को डिफाइन या डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स क्या थे? तो इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्सेस को डिटरमाइन करने के दो जो है वो आधार थे। वन इज जेंडर एंड सेकेंड वन इज वर्ण। यानी कौन आदमी कितना अमीर होगा ये इस बात पे डिपेंड करता था कि उसका जेंडर क्या है और उसका वर्ण क्या है। बात समझे? So social position was just equal to economic position, and economic access was determined by two factors. किसी भी व्यक्ति की सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती थी। कौन कौन से दो फैक्टर? जेंडर और वर्ण। ये याद कर लो फटाफट, चलो रट लो। क्या रटा आपने, बताओ। सर जेंडर और वर्ना के सिस्टम मतलब उस टाइम मॉनेटरी सिस्टम होता था, तो मनी पे वो कितना उनकी इकोनॉमिक पावर है ये नहीं डिसाइड होगी। मनी ही डिसाइड होती थी इन्हीं दोनों चीजों से। अच्छा मतलब मतलब आपका मेल है, आप फीमेल हैं, और ये कि आप कौन किस से वर्ण के धर्म हैं? मतलब धर्म जैसे वर्ण मतलब आपके पास ब्राह्मण। आप लखपति होगे, करोड़पति होगे या सड़कपति होगे, आप क्या होगे ये इस बात पे डिपेंड करता था कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, और आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से क्या हैं। अगर आप ऊंचे वर्ण के हैं तो ज्यादा आपके पास पैसे होंगे, अगर आप निम्न वर्ण के हैं तो आपके पास नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आप पुरुष हैं तो उस स्थिति में आपका जो इकोनॉमिक सोशल स्टेटस है वो ऊंचा होगा, महिला है तो कम होगा। जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्सेस और सोशल पोजीशन बोथ दीज फैक्टर्स वर डिपेंडेंट अपॉन जेंडर एंड वर्ण। ये दो चीज याद कर लो कि इस जमाने में लोगों की हैसियत, चाहे सामाजिक हैसियत हो या आर्थिक हैसियत हो, दोनों ही डिपेंड करती थी जेंडर पे और वर्ण पे। अब बात आती है सबसे पहले जेंडर।
जेंडर से कैसे डिसाइड होता था लोगों की इकोनॉमिक कैपेसिटी और सोशल स्टैंडर्ड? तो आपको बता दें कि एक्सेस टू रिसोर्सेज शार्पेंड द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। पता है कि हमारे धर्म शास्त्रों ने मेन और वुमेन में इकोनॉमिक एक्सेस को लेकर के बड़ा भेद करके रखा हुआ था। मनुस्मृति जैसे बताती है कि विमेन वर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी। पिता की संपत्ति में महिलाओं का या स्त्रियों का या लड़कियों का कोई हक नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अब जिसका इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक जो है एक्सेसिबिलिटी जिसको नहीं होगी, जिसे प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलेगा, उसका सामाजिक स्तर कहाँ ऊंचा होने वाला है। सो द पेरेंटल प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द सन्स। पेरेंटल प्रॉपर्टी केवल और केवल लड़कों में बंटता था, उसमें भी बड़े वाले को थोड़ा ज्यादा ही मिलता था। कौन सी खुशी में? माना यह जाता है कि नहीं, इसका रोल जो है परिवार में बाकियों की तुलना में ज्यादा रहा है, इस वजह से इसको ज्यादा मिलना चाहिए। बाकियों के रोल में क्या दिक्कत है भाई? वो पहले पैदा हुआ, वो पहले कमाना शुरू कर दिया, उसने पहले घर में पैसे लगाने शुरू कर दिए। बाकी उसके जो छोटे भाई हैं वो तो बहुत बाद में आए, उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जब पिता की प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है तो उसमें बड़े वाले लड़के को थोड़ा ज्यादा हक मिल जाया करता था, ये नियम था। विमेन कुड रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव। औरतों को पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं होता था, सिर्फ उन्हें स्त्री धन रखने का हक था। जानते हो स्त्री धन क्या होता है? स्त्री को दिया गया धन, स्त्री को दिया गया गिफ्ट। ये स्त्री को कब दिया जाता है? बचपन में मेला देखने के लिए किसी ने पैसा दिया हो और अगर वो लड़की बचा के अपने पास रख ली तो उसका धन है, उसको कोई नहीं छीनेगा। या शादी के समय में चाहे लड़के के पक्ष के या लड़की के पक्ष के लोग जो भी स्त्री को दे दें, उसमें उसके गहने आते हैं, कपड़े आते हैं, पैसे आते हैं, और भी जो सामान दिया जाता है वो सब स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्त्री धन होता है वो लड़की का अपना होता है, स्त्री का अपना होता है। यानी उस पर ना तो उसके पिता का हक होता है और ना ही पति का हक होता है। उसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अपने हिसाब से उसे बेच या खत्म नहीं कर सकती थी। स्त्री धन उसका होता जरूर था, लेकिन ये भी अपने हस्बैंड के बगैर अनुमति के बेचती नहीं थी कि वो बेच देगी। और दूसरी बात, ये उसके बच्चे इनहेरिट कर लेते थे। मतलब औरत के मरने के बाद उसका जो स्त्री धन होता था वो बच्चों में जाता था, पति को नहीं मिलता था, बच्चों को मिलता था। सो विमेन वर नॉट सपोज टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी एंड देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट देयर हस्बैंड परमिशन। और ये भी चीज थी कि बिना अपने पति के परमिशन के ये सारी चीजें ना तो वो बेच सकती है ना इकट्ठा कर सकती है। तो उसका अधिकार जरूर होता था, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल भी वो बिना पति या अपने पुत्रों की अनुमति के नहीं कर पाती थी। तो आप देख लो, इससे साफ जाहिर है कि स्त्रियों को प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। पहले तो उन्हें धन मिलता नहीं था, और दूसरे जो मिलता भी था वो भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो ऐसे कंडीशन में जब उनके पास इकोनॉमिक राइट्स नहीं होंगे तो उनका सोशल स्टेटस मेन के बराबर नहीं होगा। तो जब हम बाद में बात करते हैं ये चीज कि ये पुरुष प्रधान देश रहा है या इस देश में जो है वो पुरुषों की चली है, महिलाओं की नहीं चल पाती थी, तो क्यों नहीं चल पाती थी? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इकोनॉमिक एक्सेस मेंस के पास था, विमेन के पास था नहीं। और दूसरा बड़ा कारण है इस भेदभाव का, वो था वर्ण। रेमेनिकल टेक्स्ट में बताया गया ना कि शूद्र जो है वो केवल सर्विट्यूड कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, वो और काम नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सिर्फ सेवा करेगा, जो ना तो प्रोडक्शन कर सकता है, ना टैक्स ले सकता है, ना दान ले सकता है, वो आदमी बड़ा आदमी बनेगा कैसे? कैसे वो कमाएगा? आखिर उसके पास क्या जरिया? So while a variety of occupations were assigned to the first three varnas, the wealthiest people would have been brahmanas and kshatriya. ये पक्का हो गया कि यही दो हो सकते हैं। Buddhism recognized that division of society is prevalent in society, but did not regard these as natural or inflexible. ठीक है? They also rejected the idea of claim for higher status on the basis of birth. और जन्म के आधार पे उन्हें हायर स्टेटस भी नहीं मिल सकता था। कौन? किनको? खास करके शूद्रों को। तो इस तरह से शूद्रों की स्थिति यहां से खराब होनी शुरू हो गई। सोशल डिफरेंसेस और किंगशिप, ये भी एक अच्छी चीज है।
राजा के बारे में कॉमन पीपल के क्या ख्याल थे, यानी ये जो भेदभाव चल रहा था, इस भेदभाव को बढ़ाने में राजा का तो योगदान था, बिल्कुल था, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था को फॉलो कराने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, राजा की। ब्राह्मण इसी तरीके से मनवाते भी थे कि राजा को कहते वही राजा सबसे अच्छा है जिसके राज्य में वर्ण संकर ना हो, यानी एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ मिक्सअप ना हो, वही राजा बहुत बढ़िया है। तो एक तो ये एक बड़ी बात आई। दूसरा अब यहाँ पे आता है कि जो है किंगशिप आती कैसे है, अभी हम रिलेशंस पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं किंगशिप कैसे है। तो किंगशिप के बारे में अब यहाँ पे एक बड़ी गजब की चीज है, आपको जाननी चाहिए, वो ये कि हमारे यहाँ जो इनहेरेंट टेंडेंसी रही है राजतंत्र की, वो रही है डेमोक्रेसी। मतलब रही तो मोनार्की है, लेकिन मोनार्की की जड़ जो है वो डेमोक्रेसी से शुरू हो रही है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, होते तो वो राजा थे, एब्सोल्यूट थे, लेकिन उनकी शुरुआत जो हुई है वो चॉइस से हुई है, चांस से नहीं हुई है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। ठीक है, राजा जो होते थे वो लोगों की चॉइस से बनते थे शुरुआत में, और राजा अपनी सेवाओं के बदले में पैसे लेता था, यानी जो उसको टैक्स मिलता था वो एक्चुअली उसका अधिकार नहीं था, ये उसका पेमेंट था। तो राजा क्या हुआ, एक तरीके से राजा एक तरीके से सर्वेंट हुआ, जो जनता की कुछ सेवा करता था और बदले में जनता उसे पैसा देती थी, जो टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से मालिक नहीं बल्कि सेवक हुआ करता था शुरुआत में। At the same time, it reveals the recognition of human agency in creating the institutionalizing economic and social relation. और फिर उसका काम होता था कि इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। It also recognizes the fact that since human beings are responsible for the creation of the system, they could also change it in future. उस जमाने में भी लोग ये मानते थे कि चूंकि राजतंत्र की व्यवस्था वो इंसानों ने शुरू करी है, इसलिए लोग उसे बदल भी सकते हैं, ये कोई डिवाइन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, शुरू में डिवाइन राइट्स नहीं हुआ करते थे। डिवाइन राइट्स का कंसेप्ट जो है वो कुषाणों के बाद से शुरू हुआ है। कुषाण अपने आप को देवपुत्र कहते थे, सन ऑफ हेवन कहते थे, और उसके बाद जितने राजा होने लगे हैं वो अपने आप को मानने लगे कि नहीं, अब हम देवताओं से ही चुन करके आए हुए हैं। अदरवाइज लोग यही मानते थे कि जनता ने हमें राजा बनाया, इसलिए हमारे सारे फर्ज जनता की तरफ होते हैं। वो जनता के सेवक बन के रहते थे, मालिक बन के नहीं। सो किंग वॉज इलेक्टेड बाय पीपल, महासम्मत जिसे हम कहते हैं, राजाओं को महासम्मत कहा गया है। महासम्मत का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसपे बहुत सारे लोगों ने सम्मति अपनी दी हो, अग्रीड हो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताते हैं, हिस्टोरियंस एनालाइजिंग द टेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि टेक्स्ट जैसे महाभारत हुआ, जैसे रामायण हुआ, इस तरह के बड़े जो पुराने टेक्स्ट हैं, एपिक्स हैं, उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है। तो ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते समय कुछ बातों का बड़ा खास ध्यान रखा जाता है। आइए समझते हैं कौन कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। जब भी आप कोई पुराना टेक्स्ट पढ़ें और उससे इतिहास निकालने की बारी आए, तो इतिहासकार को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि while analyzing an ancient text or to collect the historic information from religious texts, what things are to be kept in mind in a historian? तो एक हिस्टोरियन के दिमाग में जब भी वो किसी पुराने टेक्स्ट से इतिहास निकाल रहा हो तो उसे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, लैंग्वेज। पहले तो आप ये समझो भाषा कौन सी है, क्योंकि भाषा से पता चल जाता है ये टेक्स्ट कितना पुराना होगा। अगर कोई हिंदी में लिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये तब आया होगा जब हिंदी चलना चालू हुआ। हिंदी की शुरुआत ही बहुत लेट से हुई है। अगर वो संस्कृत में लिखा है तो डेफिनेटली वो हिंदी से पहले वाले फेज में होगा। अगर वो पाली या प्राकृत में लिखा है तो फिर वो और पहले वाले फेज में होगा।
हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखा है तो सबसे पहले वाले फेज में होगा। तो इस तरह से लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज में भी अपने अपने चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कि हिंदी ही पकड़ लो आप, तो हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह की हिंदी एक जैसी होगी। अभी आप दिल्ली मेरठ की हिंदी देखोगे तो वो खड़ी बोली होगी, अपने यहाँ की देखोगे तो वो थोड़ी सी अलग होगी, आगे बिहार में देखोगे भोजपुरी हो जाएगी। हाँ, तो अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली, इस तरह के जो हिंदी आपको मिलते हैं अलग अलग, वो बताने के लिए काफी है कि हिंदी भी एक जगह हर जगह पे एक जैसे नहीं हो सकती। संस्कृत को देखें तो संस्कृत भी, वैदिक संस्कृत बिल्कुल अलग है, रामायण और महाभारत की संस्कृत एकदम अलग है, और उसके बाद के ग्रंथों की संस्कृत और भी अलग है। तो इस तरीके से लैंग्वेज इज द फर्स्ट फैक्टर दैट ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एनालाइजिंग एनी एंशिएंट टेक्स्ट। द सेकंड थिंग, लैंग्वेज से ये भी एक चीज पता चलती है कि वेदर इट इज अ पीपल्स लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ प्रीस्ट। जो लिखा गया है वो कॉमन पीपल के लिए लिखा गया है या एलीट क्लास के लिए लिखा गया है। सो दिस इज what something that is very important to understand. The next is kind of text. ये दूसरी पॉइंट है, टेक्स्ट कैसा है, मतलब वो मंत्र है या स्टोरी है। मंत्र है तो रिलीजियस होगा, स्टोरी है तो कॉमन होगा। तीसरा चीज ध्यान रखना चाहिए, ऑथर्स पर्सपेक्टिव। लेखक चाहता क्या है लिखने वाला, वो मैसेज देना चाहता है, वो समाज के बारे में बताना चाहता है, हमें आगाह करना चाहता है, क्या चाहता है, ये भी जानना जरूरी है। फिर ऑडियंस, लिखा किसके लिए गया है, कॉमन पीपल के लिए लिखा है, पंडित जी लोगों के लिए लिखा गया है, राजाओं के लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया। डेट, इतिहासकार जब भी किसी किताब को पढ़ेगा तो वो जरूर कोशिश करेगा ये जानने की कब लिखा गया है, किस काल में लिखा गया है। और फिर प्लेस, प्लेस का भी बड़ा महत्व होता है, कौन सी जगह पे लिखा गया है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं इतिहास निकालने में। तो इतनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्हेन एवर यू आर एनालाइजिंग एनी टेक्स्ट। A historian should keep in mind these 6 things. First one is language, second one is kind of text, third one is author's perspective, fourth one is the audience, fifth date, and sixth place of composition. ये 6 बातों का आप ध्यान रखोगे तब जाकर के आप किसी पुराने टेक्स्ट को एनालाइज कर पाओगे और वहां से इतिहास निकाल पाओगे। अब अगला टॉपिक आ जाता है कि हिस्टोरियंस एंड महाभारत। चलो महाभारत तो पुराना टेक्स्ट है, इस पर इतिहासकारों की राय क्या है, इसको कैसे एनालाइज किया गया। तो यही 6 बातें हैं, यही 6 चीजें इसमें देखी जाएंगी। महाभारत भी जब हम पढ़ेंगे तो महाभारत में एक इतिहासकार क्या देखेगा, लैंग्वेज कौन सी है, टेक्स्ट कैसा है, ऑथर चाहता क्या है, ऑडियंस कौन है, और कंपोजिशन कब हुई है, और प्लेस कौन सा है, यही सारी चीजें ना। चलो देखते हैं, सबसे पहले भाषा की बात कर लें। तो महाभारत की भाषा संस्कृत है, लेकिन ये संस्कृत सिंपल है वेदों से। ध्यान रखना कि जो वेदों में या प्रशस्तियों में संस्कृत लिखी जाती थी, यूलॉजीज में लिखी जाती थी, दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, ये काफी सिंपल है। तो इसका मतलब कि दैट कुड बी बेटर अंडरस्टूड, ये तो एक हुआ। अब बात आती है कि हु रोट टेक्स्ट, लिखा किसने, ऑथर कौन है इसका। तो महाभारत के बारे में माना जाता है कि शायद ये ओरिजिनल कहानी जो होती है वो किसी सूत ने कही होगी पहली बार। सूत मतलब जो रथ हाँकने वाले होते हैं ना, चैरियट बार्ड, उन्होंने सबसे पहले ये कहानी कहनी शुरू करी होगी। वो हो सकता है किसी राजा के जो है वो रथ चालक रहे हों, युद्ध में राजा ने बहुत वीरता दिखाई हो, तो उस चालक ने आगे चल करके उसके बारे में अपने राजा की कुप्रशंसा में ये उसकी उसके जय, जिसको हम कहते हैं ना, महाभारत का नाम भी जय है, जय संहिता। इसका मतलब जिस राजा की जय हुई थी उसके चैरियट बार्ड ने ये कहानी सबसे पहले कंपोज करी थी, कहानी सुनानी शुरू करी थी, लिखा नहीं था, ये ओरल ट्रेडिशन से गया। सो दीज कंपोजिशंस वर सर्कुलेटेड ओरली। सबसे पहली कहानी किसी सूत ने कही होगी और वो आगे चल करके सर्कुलेट होता गया। फिर 5th सेंचुरी बीसी तक आते आते ब्राह्मणों ने इसको लिखना शुरू कर दिया। अब ये कहानी अलग अलग जगहों पर लिखी गई, इसलिए इसमें अलग अलग चीजें दिखती हैं। कहा जाता है कि जो है लगभग 200 बीसी से लेके 200 एडी तक
के बीच में विष्णु की वर्शिप बहुत तेजी से बढ़ी थी, ठीक है, यानी भागवत धर्म बहुत तेजी से प्रसर पा रहा था और गुप्ता एज आ गया था। तो जाहिर सी बात है, कृष्ण जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, जो भागवत धर्म के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, तो अगर भागवत धर्म सबसे प्रमुख धर्म हो जाएगा तो उनके देवता को महाभारत में एक नायक की भूमिका मिलनी शुरू हुई। वरना शुरू की जो कहानी थी, जो सूतों ने किसी जमाने में लिखी थी और कही थी, जो जय संहिता थी, उसमें कहीं कृष्ण नहीं आते। वो खाली कौरव पांडव की लड़ाई हो जाती, बात खत्म हो गई। बाकी जितनी कहानियां आई वो बाद में आई हैं। जैसे कृष्ण को बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बना देना, भगवान बना देना, ये काम हुआ है 200 बीसी से लेके 200 एडी के बीच में, यानी इन 400 वर्षों में कृष्ण को उसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर बना दिया गया। कृष्ण का एक नया एपिसोड डाल दिया गया महाभारत में कि युद्ध में जाकर के उन्होंने गीता सुनाई। ये गीता वाला जो प्रकरण है ना, गीता को भी बाद में डाला गया है महाभारत में, महाभारत का पार्ट नहीं है। महाभारत तो लड़ाई का पार्ट है भी, उसमें लड़ाई जाकर के आदमी करेगा, वहां गीता सुनने वाली बात है, लेकिन नहीं, उसको बाद में घसीट करके डाल दिया गया। So all these additions made the text which started less than 10,000 verses reached up to 1 lakh verses। यही सारी चीजें जो एडिशन किया गया, उसमें गीता जोड़ दी गई और तरह तरह की कहानियां जोड़ दी गई, तो महाभारत जो 10,000 से भी कम श्लोकों से शुरू हुआ था वो 1 लाख श्लोक तक पहुंच गया। महाभारत के रचयिता के बारे में कहा जाता है जनरली कि ये वेद व्यास थे, लेकिन ये ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं है वेद व्यास ने कोई नहीं लिखा था, ये सूतों के द्वारा शुरू करी गई थी। आगे चल करके बहुत सारे ब्राह्मणों ने इसको लिखने की कोशिश करी, सबने लिखा। और वेद व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं थे, ये एक जो है एक पद हुआ करता था। इस पद पे जो भी व्यक्ति विराजमान होता था, जो भी जो है पुजारी पुरोहित बैठता था, वही व्यास हो जाता था। तो कई व्यासों ने मिलकर के इसको लिखा था, ठीक है। और अब बात आती है कि इसमें ये है क्या, ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इट इज। हमने पढ़ा था ना, ये मंत्र है या स्टोरी है और क्या है। तो आपको बता दें कि टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 2 भागों में बांट सकते हैं। ये टेक्स्ट नैरेटिव भी है, यानी स्टोरी भी है, और डिडेक्टिव भी है, मतलब उपदेश भी है। कहाँ नैरेटिव है और कहाँ डिडेक्टिव है। महाभारत की पूरी कहानी नैरेटिव है, लेकिन इसमें जगह जगह उपदेश है। जैसे जैसे कृष्ण ने जो कहा है वो पूरा उपदेश है, वो तो कहानी नहीं हुई ना। इसी तरह से विदुर कहीं पे कोई बात करते हैं तो वो उपदेश हो जाता है, कहीं जो है भीष्म पितामह कोई बात करते हैं तो वो उपदेश हो जाता है, कहीं कृष्ण स्वयं उपदेश देते रहते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे महाभारत में कहानी भी चल रही है और बीच बीच में उपदेश भी चल रहा है। तो इसके 2 पार्ट हैं, डिडेक्टिक और नैरेटिव। इसमें नैरेटिव स्टोरी वाला पार्ट है और डिडेक्टिक खास करके गीता और उपदेश वाले पार्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमने महाभारत के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, तो हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि महाभारत सच में हुआ था, नहीं हुआ था। महाभारत में लिखे हुए पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। सो व्हाट एक्चुअली महाभारत वाज, इसको पता लगाने का क्या साधन है हमारे पास। तो भाई साधन हमारे पास 2 ही होते हैं, एक तो लिटरेरी साधन होते हैं और दूसरा आर्कियोलॉजिकल होते हैं। लिटरेरी मतलब महाभारत को खुद पढ़ लीजिए, वो खुद अपने आप में बता देगा कितने सारे उसमें लिटरेरी बातें लिखी हैं। और दूसरा है उसको लिटरली प्रमाणित करने के लिए आपके पास होने चाहिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक अवशेष। तो पुरातात्विक प्रमाणों के लिए जो लोकेशन बताया गया है महाभारत का, उस लोकेशन पे खुदाई करवाई गई डॉक्टर बीबी लाल के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़े जो है आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो डॉक्टर बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई कराई और वहां से उन्हें कुछ एक चीजें मिली हैं, जिनके आधार पे, हालांकि वो चाह रहे थे कि पूरी सारी चीजें मिल जाए ताकि वो प्रमाणित कर दें कि जो महाभारत में लिखा हुआ है वो सब सत्य है, लेकिन जिस तरह का हस्तिनापुर मिला है उससे कतई प्रमाणित नहीं होता कि महाभारत की लिखी हुई सारी घटनाएं पूरी तरह से सत्य हैं। ये नहीं प्रमाणित होता, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि आगे चल करके जब 10,000 श्लोक हुआ करते थे तो उस दौर में महाभारत में उतनी ही घटनाएं लिखी हों जो सत्य रही हों। बाकी उसमें 90,000 यानी 90% आप कह सकते हो कि बाद में एडिशन हुआ है, जो ओरिजिनल स्टोरी है ही नहीं। तो जो ओरिजिनल स्टोरी नहीं है
डेफिनेटली उसके एविडेंस कहाँ से मिलेंगे? 10% एविडेंस मिले भी। तो इस तरीके से हम जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये कि महाभारत को प्रमाणित करने के लिए खुदाई कराई गई, बट इन एग्जीक्यूशन द हस्तिनापुर that we actually find हस्तिनापुर मेरठ के आसपास मिलता है। ये मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नामक जगह है, और उसको जब खोदा जाता है तो वहां की खुदाई में कुछ अवशेष जरूर मिलते हैं। 1950 में ये एग्जीक्यूशन होता है और डॉक्टर बीबी लाल इसको करवाते हैं। वो उस दौर के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। तो इसमें उन्होंने डिटरमाइन किया स्ट्रेटिग्राफिक पोजीशंस ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू जिसको हम कहते हैं। ये बहुत ओल्ड सिरेमिक हुआ करता था, जिससे हमारे यहाँ बर्तन बनाए जाते थे। तो इस तरीके से पेंटेड ग्रेवेयर हमारे यहाँ वहां से मिले हैं। तो आप भूल ही जाओ कि इसमें उतने बड़े बड़े राज्य रहे होंगे जब बर्तन ही हमें मिट्टी के बहुत पुराने वाले मिले। दूसरी बात, हस्तिनापुर में उन्होंने खुदाई जब करवाई तो उसमें उन्होंने पाया क्या क्या? उन्होंने पाया कि यहाँ पे कच्ची ईंटों के घर बने हुए हैं। तो जिस तरीके से बताया गया, बहुत बड़े बड़े महल, इतने बड़े महल कोई नहीं मिले। हाँ, कच्ची ईंटों के मिले, कुछ एक बर्न्ड ब्रिक्स के भी मिले हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। सोकेट जार्स मिले हुए हैं, ट्रेनिंग वगैरह होती थी। टेराकोटा के रिंग वेल्स मिले हैं, मतलब मिट्टी के रिंग वेल्स मिले हैं, वो भी बहुत पतले पतले हैं। तो ये सारी चीजें जो मिली हुई हैं आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, उनसे एक पुरानी लेकिन गांव वाली सभ्यता समझ में आती है। अच्छा, हस्तिनापुर से भी पुर जो लगा है वो गांव ही बता रहा है अपने आप को। तो शायद एक छोटा सा कोई गांव रहा होगा और बहुत साधारण ही राजा रानी रहे होंगे जिनके बीच की लड़ाई की जिक्र है। लेकिन हाँ, आगे चल करके उसको पौराणिक कथा बना दिया गया, उसको बहुत बड़ा बना दिया गया। तो इस तरीके से जो घटनाएं थी शायद वो सही थी, लेकिन जितना उसका बड़ा वर्णन था वो सही ना रहा हो। सो दिस इज व्हाट दैट वी कैन कंक्लूड। थैंक यू। तो कल मिलते हैं फिर आपसे आगे। ओके।